आशिक बाबू मेरे पास गोपालगंज से आए थे दिखाने के लिए। इनको भी स्ट्रक्चर की दिक्कत थी और वेरी फर्स्ट टाइम ये मेरे पास 6 अक्टूबर 2024 को आए थे। पहले आशिक से ही बात करते हैं कि भाई उसमें उनको क्या दिक्कत थी, कितने डरे हुए थे, क्या क्या हुआ। 10-15 दिनों तक ये बहुत ज़्यादा परेशान रहे। उन्होंने मुझे मैसेज भी किया, मैंने कल इनको इतना रिप्लाई दिया, जस्ट वेट एंड वॉच। काम चलता रहा और उसके बाद आगे चल के जो रिजल्ट हुआ वो हम आपको लास्ट में बताते हैं। आशिक जब आए थे मेरे पास तब क्या क्या हो रहा था बेटा आपको? सर साफ बार हो रहा था। कितनी बार हो रहा था बेटा? लगभग हो रहा था 10-12 बार। ठीक है बेटा। और क्या दिक्कत हो रही थी उसके साथ? प्रेशर लगाना पड़ता था पेशाब करने में, प्रेशर और पेशाब करने के बाद ब्लड आता था। ब्लड आता था तो मतलब रेगुलर आने लगता था, मतलब जैसे अगला बार जब पेशाब नहीं करे तब तक आते रहता था। यानी कि यूरिन करके आए, यूरिन जब करने गए तो लास्ट में ब्लीडिंग शुरू हुई और अगली बार जब यूरिन करने जाओगे तब तक थोड़ा थोड़ा ब्लड आता था। बार साफ करते बार करता था। अब आप समझिए इस बात को, एक बच्चा जो यूरिन कर रहा है, यूरिन के एंड में ब्लीडिंग शुरू हुई और उसको एक दिन में 10-12 बार यूरिन हो रही है। यानी कि 1 घंटे बाद जब तक वो यूरिन जाएगा तब तक थोड़े थोड़े ब्लड के क्लॉट्स होते हैं। अब इसके पीछे का काम समझिएगा। जहाँ पे स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि जहाँ पे स्ट्रक्चर वहाँ एक लीजन है, जब भी पेशाब वहाँ से एसिडिक यूरिन हो रही है तो उस जगह को इरोड कर दे रही है, छिल दे रही है। और छिलने के बाद से जो ब्लीडिंग शुरू हुई वो जो लीजन है, जो लीजन वहाँ क्रिएट हो रहा है वो इतना सीवियर हो रहा है कि वहाँ से लगातार ब्लीडिंग हो रही है और लगातार ब्लीडिंग होके पेनाइल यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल रही है। ठीक है, ये सर पिछले 4 मंथ से हो रहा था। ये पिछले 4 महीने से लगातार हो रहा था। जब आशिक मेरे पास अक्टूबर में दिखा के गए तो इनिशियली कुछ दिनों तक एकदम आराम नहीं मिला। बताओ आशिक, कितने दिनों तक कुछ नहीं हुआ? 11 दिन तक। 11 दिन तक आशिक को उस ब्लीडिंग में कोई भी रत्ती भर आराम नहीं मिला। ठीक है, उन्होंने बीच में मैसेज भी हमें किया कि सर ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है। रिप्लाई में मैंने इनको वॉइस मैसेज छोड़ा कि परेशान ना हो, जो दवाइयाँ ले रहे हो उसको लेते रहो, जस्ट वेट एंड वॉच। क्योंकि अभी फर्स्ट मंथ में हम लोग हैं, अभी कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना इतना आसान नहीं। फिर आशिक 11वें दिन क्या हुआ? 11 दिन के बाद मतलब 12वां दिन हुआ जैसे, तो कभी मतलब ऐसा रहा था कि जैसे आया दिखाया, मतलब जो ब्लीडिंग रेगुलर हो रही थी वो कभी कभी हो गई। और फिर आगे चल के बेटा क्या? फिर आगे चल के एकदम कम हो गया। उसके बाद कभी आता था जैसे रेगुलर निकलता था, ब्लीडिंग कम हो गया, मतलब निकलता था भी साफ। यानी कि ब्लीडिंग का अमाउंट कम हो गया, ब्लीडिंग का जो टाइम ड्यूरेशन हो गया वो भी कम हो गया। जो ब्लीडिंग जो आता था, प्योर ब्लड आता था, वो भी कम हो गया सर। जो जैसे पानी जैसे होता है ना ब्लड, वैसा आ रहा था। ठीक है, यानी कि ब्लड जब क्लॉट होता है तो उसके साथ जो बाकी हिस्सा होता है ब्लड का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो थोड़े दूसरे फॉर्म में आता है, उसका कलर प्योर रेडिश नहीं होता है। खैर, सारी बातों का कंक्लूजन यह है कि जब इस तरह की टिपिकल प्रॉब्लम से जैसे आशिक के पास 2 ऑप्शन थे, इनकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी, तो ब्लीडिंग जब बंद नहीं हो रही थी तो दूसरे डॉक्टर को पकड़ लेते, क्या जरूरत थी कि नहीं वो इलाज को कंटिन्यू करते। लेकिन जब आप ऐसे क्रॉनिक इलनेस से सफर करते हैं तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। या फिर आप डॉक्टर शॉपिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक्यूट प्रॉब्लम तो थी नहीं। 4 महीने से जो दिक्कत हो रही थी उसके लिए 1 महीने टाइम देना बनता है, क्योंकि 4 महीने जो इनको दिक्कत है उसके लिए ऐसा नहीं इन्होंने दवा नहीं खाई होगी। और ब्लीडिंग जैसे पेन हो तो चलिए आदमी सह ले, जब एक मरीज ब्लड देखता है तो वो एकदम बुरी तरह से डरा हुआ होता है। क्यों आशिक, सही बात है ना? तो ब्लीडिंग में जानते हैं दिमाग में क्या आता है? कैंसर की बात आती है कि हो ना हो हमें कुछ खतरनाक चीज हो गई है। पेशेंस जो होता है वो बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, खास करके जब आप क्रॉनिक इलनेस का इलाज कर रहे हो। और जो पेशेंस रखता है वही एक एंड पॉइंट तक पहुंचता है। कोई जरूरी नहीं आप हमसे दिखाएं, जिस डॉक्टर को भी आप दिखा रहे हैं, यदि थोड़ा सा भी रिलीफ मिल रहा है उसे 1-2 महीने समय दें। 1-2 महीने समय देने के बावजूद यदि कुछ भी आराम नहीं मिल रहा है और कंडीशन वर्स हो रही, तब तो फिर डॉक्टर चेंज करने की ज़रूरत है। और यदि थोड़ा सा भी आराम मिल रहा है तो अगली बार फॉलोअप में आप उसे बताइए। बताने के बाद से आपके मेडिसिन और आपके केस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो थोड़े से चेंजेस करेगा, जिससे दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। सारी चीज़ों का कंक्लूजन ये, क्रॉनिक इलनेस के इलाज में धैर्य बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, यदि खास करके दवाइयाँ सही दी जा रही हों तो। और यदि आपको कोई दिक्कत हो रही, नोट डाउन करके रखिए, अगले फॉलोअप में आके जरूर बताइए। इनकी ब्लीडिंग ही नहीं बंद हुई है, इनको जो प्रेशर लगाना पड़ता था वो भी कम हुआ है, यानी कि पैसेज जो है वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। तो पहला मेरा काम क्या होगा कि दवाइयों के सहारे जो सरफेस एक्सपोज था उसको रिपेयर करना। अब ध्यान दीजिएगा, आगे क्या होने वाला वो भी बता दें। आगे एक समय आएगा जब इनकी यूरिन की धार थोड़ी कम भी होने वाली है, क्योंकि जहाँ स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होगा वो रास्ते को थोड़ा सा सिकोड़ेगा ना, थोड़ा सा कम करेगा। तो ये मरीज से पहले बता देना ज़्यादा अच्छा रहता है कि आने वाले टाइम में यूरिन में थोड़ा हो सकता है समय ज़्यादा लगे और मात्रा कम हो।
क्योंकि स्कार टिश्यू जमेगा। यहाँ जब भी चोट लगती है तो जब स्कार टिश्यू होगा तो भाई थोड़ा सा रूप रंग तो चेंज करेगा, बुरा लगेगा, लेकिन आप उसे बार बार नेलिंग करते रहेंगे तो कभी हील नहीं होगा। मौका दे दीजिए, स्कार टिश्यू के नीचे जब हेल्दी टिश्यूज आ जाएंगे स्कार अपने आप छोड़ देगा। ऐसे समय में इनको वाटर के इंटेक का ध्यान देना होगा। जब हीलिंग प्रॉपर हो जाएगी, जब स्कार वहाँ से रिमूव होगा तो ऐसे समय में वाटर के इंटेक का यदि ध्यान दिया जाएगा तो वो स्कार टिश्यू उसी यूरिन के साथ बाहर निकल आएंगे इजी गोइंग तरीके से, बिना रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन करने किए। लेकिन यदि पानी की मात्रा कम हुई तो आके वो पेनाइल यूरेथ्रा में फंसेगा और फिर एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा। दिस इज द बेसिक पैथोफिजियोलॉजी एंड द पैथो करेक्शन बाय द होम्योपैथिक मेडिकेशन। यदि सही तरीके से सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए तो काफ़ी हद तक इस बात की पॉसिबिलिटी है ठीक ही नहीं होंगे, पूरी तरह से ठीक होंगे, बशर्ते सही समय पर इलाज यदि शुरू किया जाए। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा तो बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा। ढेर सारे लोग स्ट्रक्चर में ब्लीडिंग से सफर कर रहे होंगे और डरे सहमे होंगे।